Okay, so let's start our today's chapter. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल अबाउट स्टडी चैनल। आज हम करेंगे एक चैप्टर जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यस, organism नहीं things. You must have wondered and asked yourself what is it that makes a living organism, or what is it that an inanimate thing does not have which a living thing has. The answer to this is the presence of the basic unit of life, the cell, in all the living organism. All the living organism are composed of cells and their products. All the living organism are composed of cells. किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं. Some of are composed of a single cell कॉल्ड अ यूनिसेलुलर सेल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. और किसी किसी को कहते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, मल्टीसेलुलर में आ जाएंगे हमारे ह्यूमन बींग्स, यूनिसेलुलर में आ जाएंगे हमारे यीस्ट वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह. ओके, सो प्रोटिस्टा वगैरह. तो ये आ जाएंगे हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में. अच्छा, तो नीचे चलते हैं हम. अब हम चलते हैं नीचे. ओके, सो व्हाट इज़ अ सेल? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. यस, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए कैपेबल होते हैं. और किसके लिए कैपेबल होते हैं वो? परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ. एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल डज नॉट इंश्योर द इंडिपेंडेंट लिविंग. तो अपने जो भी डेली के लाइफ के टास्क होंगे उन सबको परफॉर्म कर लेंगे. खाना खा सकते हैं, वो एक्सक्रीट कर सकते हैं, ओके, डाइजेस्ट कर सकते हैं. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. अब यीस्ट को देख लो, यीस्ट यूनिसेलुलर होता है, सब कुछ तो कर लेता है वो. खाना खा लेता है, एक्सक्रीट कर लेता है, एंडोसाइटोसिस, पाइनोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस सब कर लेता है वो. ओके, सो अगर वो एक कंप्लीट सेल नहीं होता तो क्या वो ये सब कर लेता? नहीं कर पाता ना. सो एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग. तो अगर कोई सेल कंप्लीट नहीं है, कोई स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है, तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को इंश्योर नहीं करता, मतलब इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता. ठीक है, हैंस सेल इज़ अ फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. यस, सेल जो होता है वो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट होता है लाइफ का. ठीक है, एंटोन वॉन लीवेनहुक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड लाइफ सेल. ओके, कहाँ पे डिस्कवर किया था? पॉन्ड में डिस्कवर किया था इन्होंने, नदी के ताल में. ठीक है, लीवेनहुक. तो लिविंग सेल को डिस्कवर किया था. रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी डिस्कवरी की थी? न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी. एक होता है रॉबर्ट ब्राउन, एक होता है रॉबर्ट हुक. ठीक है, दोनों ने अलग अलग चीज़ की डिस्कवरी की थी. द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप हैज़ इम्प्रूव्ड एंड लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ द सेल. अच्छा, एक होता है हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक होता है हमारा लाइट माइक्रोस्कोप. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमारा क्या हुआ? डिटेल्ड स्ट्रक्चर फाइंड करने में मदद हुई. ठीक है, सेल के जितने भी डिटेल स्ट्रक्चर हैं उनको फाइंड करने में मदद हुई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की पावर इतनी होती है कि वो बिल्कुल बहुत छोटा सा अगर सेल भी होगा, सेल की साइज़ कितनी होती है? माइक्रोन में, माइक्रोन से भी छोटा. प्रोकैरियोट, अगर सेल प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोटिक सेल, उसके लिए तो हमें और भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी, क्योंकि उनका साइज़ नैनोमीटर में होता है. ठीक है, सो सेल थ्योरी बेसिकली दो लोगों ने दी थी और इसको मॉडिफाई किया था आर वर्चो ने. ठीक है, तो देखते हैं दो लोग थे कौन. तो लेट्स सी. जो भी मैं अंडरलाइन करा रहा हूँ वो सब इंपॉर्टेंट है. सो स्केलेटन, डेट याद रखने तो याद रख लो, अगर नहीं याद रखनी तो वो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, सो इम्पॉर्टेंट. ओके, सो अ जर्मन बोटनिस्ट. ये कहाँ के थे? जर्मन के थे. इन्होंने एक लार्ज नंबर ऑफ प्लांट को स्टडी किया. अब बोटनिस्ट ने तो एनिमल को स्टडी तो करेंगे नहीं, इन्होंने इनको स्टडी किया प्लांट को, एंड ऑब्जर्व दैट ऑल द प्लांट आर कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट. तो इन्होंने ऑब्जर्व किया था प्लांट जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स से कंपोज हैं जो कि टिश्यू बना रहे हैं. अब हमने पढ़ा है, बचपन में ही पढ़ा है, तो हमने सेल जो है वो टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू जो होता है ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन जो है वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. ठीक है, एट अबाउट द सेम टाइम. अब दूसरे इसी समय क्या हुआ, मतलब उसी टाइम पर एक दूसरे साइंटिस्ट थे, उनका नाम था थियोड्रे स्क्वान. मैं तो भाई फुल फॉर्म मतलब नाम का सरनेम ही बोलता हूँ. वो स्केलेटन थे, ये स्क्वान है. ठीक है, वो जर्मन बॉटनिस्ट थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है. वाह भाई वाह, एक बॉटनिस्ट एक जूलॉजिस्ट. एक कहाँ का था? जर्मन का था, एक कहाँ का था? ब्रिटिश का था. एक का नाम था स्केलेटन, एक का नाम था स्क्वान. ठीक है, इन्होंने 1839 में कहा कि एनिमल सेल जो हैं वो उनके पास एक थिन आउटर लेयर होती है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं. ओके, ही ऑल्सो कंक्लूडेड दैट बेस्ड ऑन स्टडीज ऑन प्लांट टिश्यूज दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल्स. तो उन्होंने अपने फर्दर स्टडीज़ में ये भी कंक्लूड किया कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल जो है वो एक यूनिक फीचर है किसका? प्लांट सेल का. जो भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, मतलब हाईलाइट कर रहा हूँ, वो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, द अंडरलाइन वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. So on the basis of this, Swan proposed a hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and their products. तो इस हिसाब से स्क्वान ने क्या प्रपोज किया? एक हाइपोथेसिस प्रपोज करी. हाइपोथेसिस वो होती है जिसका कुछ अपनी तरफ से कुछ भी बोल दिया. ठीक है, जिसके पास प्रूफ भी होता है, खैर इसका जो प्रूफ भी हो चुका हो. ठीक है, कि ऑल एनिमल एंड
प्लांट अ कंपोज ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, किसने प्रपोज किया ये प्रपोज किया था स्केलेटन एंड टी स्क्वान ने। तो ये स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बॉडीज ऑफ प्लांट एनिमल कंपोज ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। तो इसे मैंने अलग ही कलर से हाईलाइट कर दिया। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ, दूसरे हमारे साइंटिस्ट आए, कौन से, आर वर्चो। उन्होंने इस थ्योरी को मॉडिफाई करा। क्यों, थ्योरी तो बिल्कुल ठीक थी। आज जो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखते हैं वो हमारी एनिमल के पास होती है, और जो सेल वॉल जो होती है वो प्लांट के पास होती है। जी नहीं, थ्योरी में कोई गलती नहीं थी, थ्योरी में कोई गलती नहीं थी। स्केल्टन एंड स्क्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड अ न्यू सेल थ्योरी। सेल थ्योरी बनाई, और ये ब्लू लाइन से हाईलाइटेड जो सेंटेंस है यही है सेल थ्योरी। द थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एस हाउ न्यू सेल्स फॉर्म। तो इस थ्योरी ने ये थोड़ी बता पाई कि न्यू सेल कहाँ से फॉर्म होते हैं। सो आर वर्चो नाम के साइंटिस्ट थे, जैसा कि मैंने अभी बोला था कि आर वर्चो, रुडोल्फ वर्चो। तो इन्होंने 1855 में, अगेन डेट याद करनी है तो कर लेना, फर्स्ट एक्सप्लेन दैट द सेल डिवाइडेड, first explain that the cells divided and new cells are formed from a pre-existing cell, omnis cellula is cellula। ये याद रखना, omnis cellula is cellula। और इंग्लिश में तो हमें याद ही है, न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्केलेटन एंड स्क्वान टू गिव अ सेल थ्योरी अ फाइनल शेप। सो सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडे इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स and all cell arises from pre-existing cell। Okay, so this is cell theory basically, so this is cell theory, very important। Okay, so now let's come to another topic, that is an overview of cell। Okay, so an overview of cell, you have earlier observed that a cell in an onion peel or human cheek cell under microscope। तो यार इसमें मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, पर अंडरलाइन वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। You have earlier observed that in onion peel and human cheek cell under the microscope, let us recollect under onion peel cell, which typically has a distinct cell wall as its outer boundary just within its cell membrane। तो अनियन सेल जो होता है वो प्लांट सेल होता है, तो उसके पास सेल वॉल भी होती है। ठीक है, इन द सेल ऑफ द ह्यूमन चीक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज द डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। तो जो ह्यूमन चीक के सेल होते हैं वो एनिमल सेल होते हैं, इसलिए उनके पास आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बस। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा और कोई दूसरी मेम्ब्रेन नहीं होती उनके पास। इनसाइड ईच सेल देयर इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है अंदर, दोनों सेल के अंदर होगा। ठीक है, अरे यार हाईलाइटर यूज़ कर ले रहा हूँ। This nucleus contain chromosome which in turn contain genetic material DNA cells that have। तो न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है, डीएनए और क्रोमोसोम कंटेन करता है। ऑल सेल हैव द मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक। तो सेल्स जो होते हैं वो उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होगा, तो वो क्या कहलाएंगे, यूकैरियोटिक। वेयर एज सेल, और अगर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई नहीं होगा, न्यूक्लियाई जो होता है वो प्लूरल होता है। ठीक है, न्यूक्लियस का प्लूरल होगा न्यूक्लियाई। तो अगर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है तो प्रोकैरियोटिक होंगे। ठीक है, अब मैं वही वर्ड अंडरलाइन कर रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेफालतू में नहीं कर रहा मैं कोई भी वर्ड अंडरलाइन। इन बोथ द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ द सेल। तो साइटोप्लाज्म दोनों में होगा। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ द प्लांट एंड एनिमल सेल। तो साइटोप्लाज्म जो है वो मेन एरिना है सेलुलर एक्टिविटीज़ का, मतलब जितनी भी केमिकल रिएक्शन होनी है वो साइटोप्लाज्म में होगी। वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती हैं वो यही साइटोप्लाज्म में टेक प्लेस होती हैं, ताकि सेल जो है वो लिविंग स्टेट में रह पाए। ठीक है, सो बिसाइड beside the nucleus, the eukaryotic cell have other membrane-bound distinct structure called organelles like the endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosome, mitochondria, microbodies, and vacuole। तो in prokaryotic cell lacks such membrane-bound organelles। तो जो हमारे यूकैरियोटिक सेल हैं उसमें ऑर्गेनेलेस होते हैं। ऑर्गेनेलेस क्या होते हैं, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। लिविंग पार्ट क्या होते हैं भाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब जो भी साइटोप्लाज्म में जो भी पार्ट होते हैं ना वो सब ऑर्गेनेले होते हैं। ठीक है, द प्रोकैरियोटिक सेल लैक इन ऑर्गेनेले की हम बाद में बात करेंगे, इसलिए मैं इनका नाम नहीं ले रहा हूँ, वैसे तो आपको पता है। द प्रोकैरियोटिक सेल लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले किस पे एब्सेंट होते हैं, ये एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल पे। ठीक है, राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले फाउंड इन ऑल सेल। एमसीक्यू बनता है इस पे। Both eukaryotic as well as prokaryotic within the cell and ribosome are not only in the cytoplasm but also within the two organelles, chloroplast and mitochondria, which are semi-autonomous। आगे पढ़ेंगे हम। And on the rough endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum पे भी होते हैं जिनकी वजह से वो रफ हो जाते हैं। Animal cells contain another non-membrane bound organelle called centrosome which helps in cell division। आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। Cell differ greatly in size, सेल डिफर ग्रेटली इन साइज। सेल जो होता है साइज, शेप और एक्टिविटीज़ में डिफर करता है। फॉर एग्जांपल माइक्रोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल होते हैं, इतनी इनकी लेंथ होती है। ये तो याद करना पड़ेगा। देखो डेट में इसलिए अवॉइड करता हूँ याद करना, क्योंकि वैसे थोड़ी बहुत तो मुझे भी याद है। सेल कब डिस्कवर हुआ था, 1665 में। आर वर्चो ने कब
सेल थ्योरी एडिट की थी 1855 में, पर ये साइज़ वगैरह है ना, ये याद कर लिया करो, ठीक है। सो माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये होता भी बैक्टीरिया होता है, ठीक है। सो हियर इज डायग्राम। सो डायग्राम में भी हम देख ले रहे हैं थोड़ा। सो दिस इज रेड ब्लड सेल, इनका शेप कैसा होता है, राउंड एंड बाइकॉन्केव, ठीक है। दिस इज वाइट ब्लड सेल, इनका शेप फिक्स नहीं होता है, कैसे भी हो सकता है। अमीबा का शेप फिक्स होता है, नहीं होता है, इसलिए इनका शेप क्या है, अमीबॉइड, मतलब अमीबा जैसा, ठीक है। कॉलमनार एपिथेलियल सेल लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं, ठीक है। कैसे होंगे, लॉन्ग नैरो, लॉन्ग होंगे नैरो होंगे, ओके। नर्व सेल ब्रांच होगा, और नर्व सेल ब्रांच होगा, लॉन्ग होगा, बहुत लॉन्ग, 1 मीटर तक भी लॉन्ग हो सकते हैं, ठीक है। अब ये रहे ट्रैकेड, ट्रैकेड एलिमेंटेशन, हाँ ट्रैकेड है। और ये रहे मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल कैसे होंगे, मीजोफिल सेल होंगे राउंड और ओवल, ठीक है। तो ट्रैकेड अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग होते हैं ये, ओके। पर ज़रूरी नहीं है कि अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग ही हो, एनसीईआरटी पे पढ़ के दिखाऊंगा अभी। एंड कुड बी, अरे ये तो पीछे वाली लाइन है, माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर 0.3 सेंटीमीटर, उसी की तो लाइन है। सॉरी सेंटीमीटर तो बहुत बड़ा हो गया, 0.3 माइक्रोन, एंड कुड बी 0. कुड बी 3 to 5 माइक्रोन, ओके। इसी का ही तो है, हाँ इसी का ही है। वाइल बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा में वैसे बैक्टीरिया होते हैं, सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। खैर छोड़ो, पीपीएलओ इनके लिए टर्म यूज़ करते हैं एक, ठीक है। सो द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज़ द एग ऑफ द ऑस्ट्रिच, इसकी लेंथ, इसकी जो 15 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, और इसकी विथ होती है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा सेल होता है। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल इज़, अरे यार, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल जो होता है वो किसका होता है, ऑस्ट्रिच का एग होता है। ह्यूमन रेड ब्लड सेल आर अबाउट 7 माइक्रोन इन डायमीटर, 7 माइक्रोन का इसका डायमीटर होता है, किसका, आरबीसी का, ओके। ये सब इंपॉर्टेंट है। Now cells, some of the longest cells also vary greatly in the shape. They may be disc-like, polygonal, columnar, cuboidal, thread-like और even irregular, ठीक है। और ये मेन लाइन, द शेप ऑफ द सेल वेराई, मे वेराई, समझ रहे हो भावना इसकी, एनसीईआरटी की भावना, खेल जाएगा आपकी फीलिंग्स के संग। जो शेप होता है सेल का वो वेराई कर सकता है, हमेशा वेराई नहीं करता, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, मे वेराई, इस वर्ड को अंडरलाइन करो बस, ठीक है। सो फिर प्रोकैरियोटिक सेल पे आते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल ऑल्सो, तो इसमें कौन कौन से आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में आएंगे हमारे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ, ठीक है। दे आर द जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली दैन द यूकैरियोटिक सेल, मोर रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं, तो शेप और साइज में ग्रेटली वेरी करते हैं। 4 बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया, बेसिलस, बेसिलस जो कि रॉड शेप होते हैं, कॉकस जो कि स्फेरिकल होते हैं, विब्रियो कॉमन शेप्ड, स्पाइरलम स्पाइरल शेप्ड, इनके तो यार एग्जाम्पल भी आते हैं। बेसिलस का हो जाएगा लैक्टोबैसिलस, कॉकस का हो जाएगा स्ट्रेप्टोकॉकस, विब्रियो का हो जाएगा विब्रियो कोलेरा, स्पाइरलम का हो जाएगा स्पाइरिला, ओके। सो लेट्स सी अनदर पेज। अरे थोड़ी एक दो लाइन भी तो रह गई है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर even though prokaryote exhibit a wide variety of shape and function. So organization of the prokaryotic cell is even fundamentally similar. तो ऑर्गेनाइजेशन तो फंडामेंटली सिमिलर होती है प्रोकैरियोटिक सेल की, बट इनकी शेप और फंक्शन जो होते हैं वो ग्रेटली वेराई करते हैं। आप बैक्टीरिया को देख लो, बैक्टीरिया कितने उनके फंक्शन वेराई करते हैं, शेप वेराई करते हैं, ठीक है। तो इसलिए प्रोकैरियोटिक जो होता है उनकी डाइवर्सिटी भी ग्रेट होती है, मतलब उनकी वैरायटी भी ग्रेट होती है, बहुत ज़्यादा ग्रेट वैरायटी, डाइवर्स होते हैं। ऑल द प्रोकैरियोटिक सेल हैव सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा में सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। सेल मेम्ब्रेन से यहाँ मतलब है सेल वॉल, वैसे बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है ना, माइकोप्लाज्मा के पास नहीं होती, ओके। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म, देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, नो, ठीक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। द जेनेटिक मटेरियल बेसिकली नेक्ट, जेनेटिक मटेरियल नेक्ट होता है, ठीक है। नॉट एनवेलप बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए, सर्कुलर डीएनए होता है, हमारा कैसा होता है, लीनियर डीएनए होता है, ठीक है, लीनियर होता है। सर्कुलर मतलब वो गोल, जो आपने स्ट्रैंड देखे होंगे डीएनए के वो सर्कल के शेप में होंगे, हमें वो हम ह्यूमंस में क्या होता है वो लीनियर फॉर्म में होता है, ठीक है। मैनी बैक्टीरिया हैव अ स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, जो डीएनए जीनोम, जीनोम क्या होता है, डीएनए वगैरह कोई कहते हैं जीनोम, ठीक है, डीएनए आरएनए वगैरह। दीज स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड्स, इन्हें प्लाज्मिड्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, ये तो प्लाज्मिड्स अलग होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया के पास क्या होता है, एडिशनल डीएनए होता है,
जैसे हम हमारे पास तो एक डीएनए होगा न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो बैक्टीरिया के पास क्या होता है, एक और डीएनए होता है जो कि स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू द जीनोमिक डीएनए, ठीक है। और ये न्यूक्लियोइड के बाहर होता है। हालांकि इनमें न्यूक्लियोइड और साइटोप्लाज्म को डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता क्योंकि इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, बट प्लाज्मिड जो होता है वो उससे छोटा होगा जो जीनोमिक डीएनए है, मतलब जो जेनेटिक डीएनए उससे, ठीक है। द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर टू सच बैक्टीरिया। तो फिनोटाइपिक कैरेक्टर लाने में मदद करता है। ये तो आपने पिछले साल पढ़ा था 10th में, ठीक है, जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक। सो आई विल नॉट डिस्कस इट हेयर। वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक से रेजिस्ट करने में मदद करता है ऐसे कैरेक्टर, ठीक है। फिनोटाइपिक मतलब जो जीन्स में नहीं होते, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसकी वजह से कि एंटीबायोटिक से लड़ने में मदद करता है, ठीक है। किससे? एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस करता है एंटीबायोटिक से। इन द हायर क्लासेस यू विल स्टडी दैट दिस प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। तो ये तो नेक्स्ट क्लास का बता दिया एनसीईआरटी ने खुद ही एनसीईआरटी ने खुद ही बोल दिया कि हम ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो हम इसे नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे, ठीक है। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोटिक। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में होती है? यूकैरियोटिक में होती है। किस में होती है? यूकैरियोटिक में होती है। नो ऑर्गेनेल लाइक द वन नो ऑर्गेनेल लाइक द वन इन यूकैरियोटिक इज फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम। तो राइबोसोम को छोड़ के कोई भी ऑर्गेनेल ऐसा नहीं होगा जो कि प्रोकैरियोटिक में भी आ जाए। यूकैरियोटिक में तो देखो सभी होते हैं, बट प्रोकैरियोटिक में बस राइबोसोम होता है, ठीक है। अब राइबोसोम क्या होता है? अब अरे भाई, जीने के लिए रोटी तो खानी पड़ेगी ना। जीने के लिए रोटी कहाँ से आएगी? जब मम्मी होंगी। अब राइबोसोम का काम यही होता है, राइबोसोम मम्मी होती है, ठीक है। तो वो ये प्रोटीन बनाने का काम करती हैं। सो एंड प्रोटीन इज एसेंशियल फॉर सेल टू सर्वाइव, ठीक है। तो राइबोसोम मम्मी होती है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स। तो इंक्लूजन के फॉर्म में होते हैं ये, ठीक है। A specially differentiated form of a cell membrane called mesosome is a characteristic feature of prokaryote। mesosome होता है, ठीक है। mesosome क्या होता है? एक कोई भी सेल मान लो, तो इसकी एक ऐसे करके इनर इन्वेजिनेशन, इसको मेसोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मेसोसोम, ठीक है। तो इसे मेसोसोम कहेंगे। सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। देयर आर स्पेशल एसेंशियल इनफोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। इनफोल्डिंग होती है, ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ बनाया है। और लेट्स सी, आगे देखते हैं हम। Cell envelope and its modification. Most of the prokaryotic cells, particularly the bacterial cells, have a chemically complex cell envelope. The cell envelope consisting of a tightly bound three-layered structure. So, अच्छा ये बैक्टीरिया का दे रखा है, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। हिंदी में बोल दे रहा हूँ मैं। बैक्टीरियल सेल में केमिकली कॉम्प्लेक्स एनवेलप होता है। बहुत इसमें केमिस्ट्री आ जाएगी। द सेल एनवेलप देखो आगे आगे होता है क्या। द सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ अ टाइटली बाउंड थ्री-लेयर्ड स्ट्रक्चर। थ्री-लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है इसमें। देखो सेल में तो हमारा 2 लेयर होती है, इसमें होती है 3 लेयर। किसमें? हमारी प्यारे से बैक्टीरिया में, जो कि हमें बहुत हानि पहुंचाते हैं, ठीक है। और तो ईच लेयर का अलग फंक्शन होता है। तो ये तीनों लेयर एक संग प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करती हैं। बैक्टीरिया को दो ग्रुप में क्लासीफाई किया जा सकता है। और बेसिस क्या होगा? बेसिस होगा सेल एनवेलप, किस तरह से उनकी सेल एनवेलप काम कर रही हैं और किस तरह से वो रिस्पॉन्ड कर रही हैं स्टेनिंग प्रोसीजर पे, ठीक है। मतलब स्टेन किया जाता है इनमें कलर दिया जाता है, ठीक है। और ये किया किसने था? ग्राम ने, ठीक है, ग्राम स्टेन। इनका पूरा नाम याद नहीं आ रहा मुझे, चलो नेवर माइंड। ग्राम स्टेनिंग इस प्रोसेस को कहते हैं। इनका नाम भी ग्राम था, साइंटिस्ट का नाम, पूरा नाम याद नहीं आता। ग्राम स्टेनली शायद, मे बी। सो कम बैक टू द टॉपिक। मैं डिस्ट्रैक्ट बहुत होता हूँ मैं। अरे दोज दैट टेक अप द ग्राम स्टेन आर कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव। ग्राम स्टेनिंग हो रही है, अगर हो रही है मतलब पॉजिटिव है तो ग्राम पॉजिटिव। एंड दोज दैट डू नॉट आर कॉल्ड ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव, और ग्राम नेगेटिव सच में ग्राम नेगेटिव होते हैं। ग्राम नेगेटिव हमें नेगेटिव इफेक्ट देते हैं, ग्राम पॉजिटिव हमें पॉजिटिव इफेक्ट देते हैं। देखो क्या हमारा कोइंसिडेंस है कि नाम से हमें उनके फंक्शन पता पड़े आ रहे हैं। नहीं तो कुछ नाम तो ऐसे होते हैं कि बहुत मेहनत करवाते हैं याद होने के लिए, ठीक है। ऐसे नाम बायोलॉजी में ही होते हैं, बोटनी में। ग्लाइकोकैलिक्स रिफर्स टू कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। सो ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है वो सबसे बाहर वाली लेयर होती है। सो इसका कंपोजिशन डिफर होता है और थिकनेस जो होती है वो भी डिफरेंट होती है एज पर द बैक्टीरिया। किस बैक्टीरिया को हम ले रहे हैं उस हिसाब से डिपेंड करता है, ठीक है। इट कुड बी अ लूज शीट कॉल्ड स्लाइम लेयर। तो स्लाइम लेयर की तरह भी हो सकती है, मतलब लूज हो सकती है। एंड वाइल इन सम अदर इट मे बी थिक एंड टफ। तो थिक भी हो सकती है, टफ भी हो सकती है, जैसे हम कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। तो ग्लाइकोकैलिक्स का बेसिकली फंक्शन क्या होता है?
फंक्शन होता है इनका प्रोटेक्शन। क्या होता है? प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करना। क्या करना? प्रोटेक्ट करना, ठीक है। सो सेल वॉल जो होती हैं इसमें अंदर होती है, ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर होती है सेल वॉल, ठीक है। सो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? ये रही ग्लाइकोकैलिक्स, ये रही सेल वॉल, ये रही सेल मेम्ब्रेन। सो ये रहा हमारा बैक्टीरिया, ठीक है। Cell wall determine the shape of the cell and provide the strong structural support to prevent the bacterium from bursting or collapsing. So cell का shape decide करती है shape of the cell and strong structural support देती हैं cell को, ठीक है। So this is how cell wall is important in bacteria. The plasma membrane is selectively permeable in nature and interacts with the outside world, and this membrane is similarly structurally to that of the eukaryote. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती हैं वो सिलेक्टिवली परमेबल होती हैं, सिलेक्टिवली परमेबल होती हैं और इंटर करते हैं आउटसाइड वर्ल्ड के साथ, ठीक है। सो दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ द यूकैरियोट। तो यूकैरियोट के जैसे ही होती हैं, ऑब्वियसली उन्हीं के जैसी होंगी, तभी तो नाम भी एक जैसा है। स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज द मीसोसोम। मीसोसोम जो होता है वो स्पेशल स्ट्रक्चर होता है और इसे हम माइटोकॉन्ड्रिया की तरह भी कहते हैं, ठीक है। किसे? मीसोसोम को, ठीक है। सो मीसोसोम को माइटोकॉन्ड्रिया भी कह सकते हैं हम ऑफ प्रोकैरियोट। माइटोकॉन्ड्रिया तो उनमें होता नहीं है, तो इसे कंपेयर किया जाता है मीसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के संग, ठीक है। विच इज फॉर्म बाय एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। दीज एक्सटेंशंस आर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। वेसिकल्स के फॉर्म में एक्सटेंशन हो सकता है, ट्यूब्यूल के फॉर्म में एक्सटेंशन हो सकता है, लैमेला के फॉर्म में एक्सटेंशन हो सकता है। वेसिकल्स मतलब जिनमें एक बहुत गोल गोल से स्ट्रक्चर होते हैं जिनके अंदर स्पेस होता है, ठीक है। ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब की तरह, लैमेला मतलब मेम्ब्रेन की तरह, ठीक है। तो ये इस तरह से इनका एक्सटेंशन हो सकता है और हमेशा अंदर की तरफ होगा, ठीक है, इनका एक्सटेंशन। दे हेल्प इन द सेल वॉल फॉर्मेशन। सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करते हैं, किसमें और किसमें? सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डॉटर सेल। तो इनमें मदद करते हैं हमारे मीसोसोम। दे ऑल्सो हेल्प इन द रेस्पिरेशन सिक्रेशन प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट है, टू इंक्रीज द सर्फेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। तो रेस्पिरेशन मदद करते हैं, सिक्रेशन प्रोसेस में मदद करते हैं, सर्फेस एरिया बढ़ाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, एंजाइमेटिक कंटेंट भी बढ़ाते हैं। इन सम प्रोकैरियोट लाइक साइनोबैक्टीरिया एंड देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन ड्यू टू साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमैटोफोर विच कंटेन पिगमेंट। तो साइनोबैक्टीरिया में क्या होता है? क्रोमैटोफोर भी प्रेजेंट होते हैं जो कि पिगमेंट कंटेन करते हैं, ठीक है। सो बैक्टीरियल सेल्स में बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। इफ मोटाइल दे हैव थिन फिलामेंट, अरे क्या हो रहा है ये? बैक्टीरियल सेल हैव अ मोटाइल, बैक्टीरियल सेल्स में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। बैक्टीरियल सेल जो होते हैं वो मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, ठीक है। इफ़ दे आर मोटाइल दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजिला। देखो मोटाइल जो होगा उसके पास फ्लैजिला होगा। बैक्टीरिया शो अरेंज इन अ नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिला का अरेंजमेंट का मोड बहुत सारे होते हैं इनके पास, ठीक है। बैक्टीरियम फ्लैजिला में कंपोज ऑफ बेसिकली तीन पार्ट से बने होते हैं बैक्टीरियम फ्लैजिला। फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। बेसल बॉडी मतलब जहाँ से वो ओरिजिनेट हो रहे हैं, फिलामेंट मतलब उसका बीच का पार्ट, हुक मतलब सबसे ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सर्फेस टू द आउटसाइड। तो फिलामेंट जो होता है वो लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है, वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होता है? फ्रॉम द सेल सर्फेस टू द आउटसाइड, ठीक है। बिसाइड फ्लैजिला, पिली एंड फेम्ब्रे आर ऑल्सो सर्फेस स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया। फ्लैजिला, पिली और फेम्ब्रे जो होते हैं वो सर्फेस स्ट्रक्चर होते हैं बैक्टीरिया के, बट ये मोटिलिटी में रोल प्ले नहीं करते हैं। मोटिलिटी मतलब इधर उधर जाना, ठीक है। तो पिली आर एलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो पिली जो होते हैं वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि स्पेशल प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। फेम्ब्रे आर द स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर, माइक्रोट्यूब्यूल के बने होते हैं पिली। फेम्ब्रे जो होती हैं वो अटैचमेंट में हेल्प करती हैं। फाइबर्स की तरह होते हैं फेम्ब्रे, एफ फॉर फाइबर, एफ फॉर फेम्ब्रे, ठीक है। फाइबर्स की तरह काम करती हैं। इन सम बैक्टीरिया दे आर नोन टू हेल्प अटैच द बैक्टीरिया टू द रॉक एंड इन द स्टीम्स एंड ऑल्सो टू द होस्ट टिश्यू। तो अटैचमेंट में काम करती हैं, अटैच द बैक्टीरिया टू द रॉक, हाँ अटैचमेंट में काम करती हैं। और क्या? फाइबर है, रस्सी का काम करती है, बांधने का काम करती है। तो ये भी वही काम करते हैं। अरे क्या हो गया? तो ये भी वही काम करते हैं। सो लेट्स मूव अहेड। सो लेट्स स्टार्ट। राइबोसोम देखते हैं हम। So in prokaryotic ribosome are associated with the plasma membrane of the cell. They are about 15 to 20 nanometer in size and they are made up of 2 सबयूनिट 50s और 30s, 2 सबयूनिट होती हैं इनकी। इतना साइज़ होता है, साइज़ भी याद रखने की ज़रूरत है। बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे।
और पता ही होगा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, मेम्ब्रेन नहीं होती, विच व्हेन प्रेजेंट टुगेदर फॉर्म 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। 70s जो होता है प्रोकैरियोटिक होता है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक। और राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस की साइट होती है ये। सेवरल राइबोसोम अटैच टू सिंगल एमआरएनए टू फॉर्म अ चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम। तो एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, इनके बारे में आप फर्दर नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। सेवरल राइबोसोम में अटैच टू अ सिंगल एमआरएनए एंड फॉर्म अ चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम, ठीक है। पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम को बनाते हैं कौन? राइबोसोम किसके संग मिलके? एमआरएनए के संग मिलके, ठीक है। राइबोसोम ऑफ अ पॉलीसोम ट्रांसलेट एमआरएनए इनटू प्रोटीन, ठीक है। सो आरएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं हम, दिस इज नोन एज ट्रांसलेशन। हाँ जी, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेट, ठीक है। ओके सर, सो लेट्स मूव अहेड। अरे अरे ये क्या हो रहा है? इंक्लूजन बॉडी जो होती हैं वो रिजर्व होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में, जैसे कि हम डस्टबिन भी बोल सकते हैं, ठीक है। डस्टबिन नहीं, बहुत काम की होती हैं, जब सेल को प्रोटीन चाहिए होता है तब इसे ले लेती हैं, ठीक है। सो reserve material in prokaryotic cell are stored in the cytoplasm in the form of inclusion body. These are not bound by the any membrane system and lie freely in the cytoplasm. Freely lie करती हैं cytoplasm में और सिर्फ prokaryotic cells में होती हैं, ठीक है। Example phosphate granule, cyanophysin granule, glycogen granule, phosphate granule, ठीक है। गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये भी जो होती है वो इंक्लूजन बॉडी होती है। रिजर्व मटेरियल मतलब डस्टबिन कह दो चलो इन्हें, पर ये अपने अंदर चीज़ें स्टोर करती है, ठीक है। अब चीज़ें स्टोर करने वाली चीज़ हमेशा डस्टबिन नहीं होती, पर हर चीज़ें स्टोर करने वाली चीज़ डस्टबिन नहीं होती, पर डस्टबिन चीज़ें स्टोर करने वाली चीज़ होता है, ठीक है। बहुत बड़ी लाइन है ये जो मैंने कही है। सो यहाँ तो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल खत्म हो गया। सो एक काम करते हैं, कितने पेज हो गए हमारे? ये इंक्लूजन बॉडी के एग्जांपल याद कर लेना भाई। गैस वैक्यूल तो चलो याद होगा, ये खाना स्टोर करने में काम आता है, वैक्यूल, ये फॉस्फेट ग्रैन्यूल और साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल तो चलो याद हो जाएगा। फॉस्फेट ग्रैन्यूल और साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल ये भी याद कर देना, ठीक है। सो एक काम करेंगे, यूकैरियोट सेल हम दूसरी वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। सो वीडियो की लेंथ लंबी ना हो जाए, सो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, कोई बात नहीं, डन। कितने हो गए वैसे पेज? 7 आउट ऑफ, अच्छा। तो 13 पेज और बचे हैं, सॉरी 12 पेज और बचे हैं, यस। सो कभी भी ख़त्म कर लेंगे उसे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, meet you again in the next video. Till then, bye bye, thanks.